केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे और आप देख रहे हैं ये खबर आपने देखी। आज आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी को नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिल गया है और एक बार फिर बीजेपी ने जमीन से जुड़े हुए एक नेता को बड़े पद पर बैठा कर ये बता दिया कि बीजेपी में किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बात अप्रैल में पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले की जिसमें हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा गया और इस मामले में अब करीब 8 महीने बाद चार्जशीट दाखिल की गई है। 1300 पन्नों की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन टॉर्च से घुसपैठियों में दहशत है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में इस ऑपरेशन से अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहे लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। साथ ही आपको बताएंगे कि मनरेगा में क्या नया बदलाव किया गया है जिससे कांग्रेस से लेकर सपा तक में खलबली मच गई है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नेतन्याहू के गुस्से की, जिन्होंने सीधे सीधे नाराजगी जताई है। किस पे जताई है नाराजगी? पाकिस्तान पर। सिडनी में जिस तरह से यहूदियों का कत्लेआम हुआ है उसने सारी दुनिया में खलबली मचा दी है। इस सब से बड़ा घाव इजराइल को सहना पड़ा है। इस हमले के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उनके इस रौद्र रूप को देखकर ये लग रहा है कि मुल्ला मुनीर का आतंकिस्तान भी नेतन्याहू के प्रकोप की आग में भस्म हो जाएगा, क्योंकि सिडनी में यहूदियों का खून बहाने वाले बाप बेटों का रिश्ता मुल्ला मुनीर के पाकिस्तान से है। I sent Prime Minister Albanese a letter in which I gave him warning. You took no action. You let the disease spread. Your government did nothing. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 16 यहूदियों के कत्लेआम ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू का पारा चढ़ा दिया है। सिडनी में हुई अंधाधुंध गोलीबारी ने नेतन्याहू को अंदर तक सुलगा दिया। Your government did nothing to stop the spread of anti-Semitism in Australia. You did nothing to curb the cancer cells that were growing inside your country. You took no action. You let the disease spread. And the result is the horrific attacks on Jews we saw today. नेतन्याहू ने क्लियर कट यह आरोप लगाया कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने फिलिस्तीन का साथ देते हुए अपने देश में मुसलमानों को हावी होने दिया, उनके तौर तरीकों को आजादी दी और इसी वजह से वहां रह रहे यहूदी संकट में आ गए। दुनिया भर के मुसलमानों की तरह ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मुसलमानों ने भी यहूदियों को अपना दुश्मन मानते हुए उनके पावन त्योहार के दिन ऑस्ट्रेलिया के बीच की रेत को खून से रंगा। नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम को पहले ही ये चेतावनी दी गई थी कि उनके देश में यहूदी विरोधी मानसिकता तेजी से बढ़ रही है, जिस पर उन्हें लगाम लगानी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने नेतन्याहू की इन चेतावनियों को तवज्जो ही नहीं दी। On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. नेतन्याहू के इन आरोपों में दम भी, क्योंकि सिडनी में मचे कत्लेआम में जिन 2 आरोपियों की पहचान हुई उनके नाम साजिद अकरम और नवीद अकरम बताए गए। यही वजह है कि नेतन्याहू इसे यहूदियों के खिलाफ इस्लामिक टेररिज्म बता रहे हैं। इसे अंजाम देने वाले दोनों आरोपी साजिद अकरम और नवीद अकरम पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं। आतंकी साजिद और उसके बेटे नवीद की पहचान हो चुकी है। पुलिस को घटनास्थल से नवीद का ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक 24 साल का नवीद लाहौर का रहने वाला है। उसने पाकिस्तान के इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। इसके बाद सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में कुरान की तालीम भी ली थी।
दुनिया में कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन हो, बोको हरम हो, अल कायदा हो, अल शबाब हो, सबके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अमेरिका में नोमन खान जो 1000 स्टूडेंट्स को मारना चाहता था मशीन गन के साथ, या सिडनी में अकरम जिसने वहां पे 16 लोगों को मार दिया और 100 लोग जख्मी हैं, ये सब पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। दरअसल में इन पाकिस्तानी लोगों के लिए जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, और हिंदू और यहूदी काफिर हैं, और उनको मारना इनके हिसाब से जायज है। इन दोनों की गाड़ी से आतंकी संगठन ISIS के झंडे भी बरामद हुए। यहूदियों के खून के प्यासे इन बाप बेटों के घर से 6 लाइसेंसी बंदूकें मिली। और ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि ऑस्ट्रेलिया की जांच एजेंसी ASIO ने 2024 के लिए खतरे की जो सालाना रिपोर्ट जारी की थी, उसमें इसी साजिद अकरम का नाम भी था। सन 2000 के आसपास ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान से आए लोगों से खतरा जताया गया था। इसी के आसपास साजिद स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। ये अकरम और इसका बाप, ये दोनों भी पाकिस्तान के मूल के, शायद बताया जाता है 26-27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आए और यहूदियों का मैसेकर किया। दरअसल में धरती के चेहरे के ऊपर ये पाकिस्तान एक बदगुमा दाग है। इसे तो एक आतंकी देश घोषित कर देना चाहिए। इतिहास गवाह है कि इजराइल ने अपने बाशिंदों के खून के जर्रे जर्रे का हिसाब लिया है। मोसाद के ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड का नाम सुनकर अच्छों की रूह कांप जाती है। 1972 में जर्मनी में हुए म्यूनिक ओलंपिक्स में 8 फिलिस्तीनी जिहादियों ने इजराइल की टीम के 9 खिलाड़ियों को बेरहमी से मार डाला था। इसका बदला लेने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने रेथ ऑफ गॉड नाम का ऑपरेशन शुरू किया था। इस शब्द का मतलब होता है ईश्वर का प्रकोप, और ये ऑपरेशन वाकई उन फिलिस्तीनी आतंकियों के लिए प्रकोप से कम नहीं था। इजराइल ने 20 साल तक दुनिया भर में अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दिया था। एक बार फिर विदेशी जमीन पर यहूदियों का खून बहा है। सिडनी का बीच 16 यहूदियों की लाशों और उनके खून से सना है। और नेतन्याहू एक बार फिर गुस्से में है, और नेतन्याहू अपना बदला लेना कभी नहीं भूलते। तो ये तय है कि आतंकी चाहे आसमान में छिप जाएं या फिर पाताल में, उन पर ईश्वर का प्रकोप बरस कर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी साल अप्रैल महीने में पहलगाम में हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा गया था। उनसे सिर्फ इतना पूछा गया था, हिंदू हो या मुसलमान, और जैसे ही हिंदू कहा गया उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गईं, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हुई थी। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना था और साथ ही साथ पर्यटकों में दहशत फैलाना भी था। पहलगाम और सिडनी जैसे हमलों की वजह से ही लगातार अब लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, और लोगों का ये साफ कहना है कि वो लोग जो ऐसे हमले करते हैं, जो आतंकी हमले करते हैं, लोगों को मार रहे हैं, उनको सबक सिखाना चाहिए। लेकिन अब भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। क्या कदम उठाया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। एनआईए ने इस हमले के 237 दिनों बाद पहली चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए की इस चार्जशीट में पहलगाम हमले को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, आरोपियों की भूमिका और हमले के मकसद और सबूतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इस वक्त एनआईए कोर्ट के बाहर की तस्वीरें जो हैं वो आप जम्मू से देख रहे हैं, जहां पे एनआईए की टीम्स जो हैं वो अब पहले आपने देखा कि एसएसपी रैंक अधिकारी जो हैं वो चार्जशीट का जो बेसिक्स थे वो लेकर आ गए थे। अब आप देखेंगे तो ये बड़ी लंबी चौड़ी जो फहरिस्त है, कई कॉपीज जो चार्जशीट की बनती हैं और डिजिटल डिवाइसेस जो हैं वो एनआईए की टीम्स यहाँ पर ला रही हैं। जम्मू के स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश चार्जशीट में इस हमले को धर्म के आधार पर टारगेटेड हमला बताया गया है। एनआईए ने कुल 1300 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें पाक में साजिश रचने के सबूत पेश किए गए हैं। चार्जशीट में लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट समेत 7 आरोपी बनाए गए हैं। पाकिस्तानी हैंडलर साजिद जट को इस हमले के मास्टरमाइंड में से एक बताया गया है। इसके अलावा चार्जशीट में फैजल जट, सुलेमान शाह और हमजा अफगानी का नाम शामिल है।
सुरक्षा बलों ने इन तीनों आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के दौरान मार गिराया था। एनआईए की चार्जशीट में परवेज अहमद और बशीर अहमद जोथट का नाम भी शामिल है। इन दोनों को आतंकियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में इन दोनों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान की थी। इस ट्रंक में जो है ये हेयर सैंपल और सॉइल सैंपल जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। तकरीबन जो है 12 ऐसे ट्रंक्स हैं जो एनआईए के पास है, बड़े और छोटे करके बताया जाता है, जिसमें कि अलग अलग सैंपल्स हैं। और पिछले कुल 232 दिनों की बात की जाए तो इन्हीं सभी सैंपल्स पर जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने काम किया और अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच ऐसे मोड़ पर पहुंची है जहां पर पाकिस्तानी लिंक जो है वो लगातार अब इस्टेब्लिश हो रहा है। एनआईए की चार्जशीट में साजिद जट को पहलगाम हमले के मुख्य आरोपियों में से एक माना गया है। साजिद जट पाक के पंजाब प्रांत के कसूर जिले का रहने वाला है। साजिद लश्कर का सबसे सक्रिय कमांडर है और हाफिज सईद के बाद लश्कर का तीसरा सबसे बड़ा कमांडर है। साजिद भट्ट द रेसिस्टेंट फ्रंट का प्रमुख है। साजिद पर एनआईए ने पहले से 10 लाख का इनाम घोषित किया था। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत साजिद को प्रतिबंधी आतंकी घोषित किया था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को साजिद जट की लंबे समय से तलाश है। तो हर एक चीज को यहाँ पर ले जाया जा रहा है एनआईए के द्वारा। और ये चार्जशीट क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट नहीं है, हम सुबह से ये बता रहे हैं कि ये चार्जशीट पुलवामा आतंकी हमले के जितनी चार्जशीट नहीं है कि 20,000 पन्नों की ये चार्जशीट है। छोटी चार्जशीट है लेकिन इसमें हर एक चीज जो है वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश करेगी। पाकिस्तान का लिंक हो, लश्कर तोयबा का लिंक हो या फिर जम्मू कश्मीर में बैठे पाकिस्तान के आतंकी समर्थकों का लिंक हो, हर एक चीज को एनआईए ने जो है परत दर परत खंगाला है और अब उसी के बारे में जानकारी जो है कोर्ट को दी जाएगी। एनआईए की चार्जशीट में लश्कर और टीआरएफ को सीधे जिम्मेदार ठहराया गया है, यानी संगठन के सभी टॉप कमांडर अब भारतीय एजेंसियों के निशाने पर हैं। हालांकि पहलगाम हमले के बाद से ही सभी कमांडर और ओजीडब्ल्यू अंडरग्राउंड हैं। पाक से साजिश रचने वाले आतंकी आका भी छिपे हुए हैं, लेकिन भारत ने ठान लिया है कि पहलगाम हमले के एक एक गुनहगारों को कड़ी सजा दी जाएगी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को सबक सिखा दिया, आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने निर्दोष 26 हिंदुस्तानियों की जान ली, उनका हिसाब होना अभी बाकी है। एनआईए ने चार्जशीट तो दाखिल कर दी है, अब देखना यह है कि पहलगाम के गुनहगारों को कब तक सजा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं भारत में अब बड़ा कदम उठाया जा रहा है। क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं? एसआईआर को लेकर लगातार खलबली मची हुई है। हम आपको ये बता देते हैं कि अब भारत में जिस तरह से घुसपैठियों को बाहर करने की तैयारी की जा रही है, उससे बड़ी तैयारी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर डबल अटैक किया जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार एसआईआर के साथ ऑपरेशन टॉर्च चलाकर भी इन घुसपैठियों को बाहर निकाल रही है। रिपोर्ट देखिए। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो इताई उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी, वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा। ये अवसर है इस सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए। भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या काफी अधिक है। ये घुसपैठिए न सिर्फ संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि देश की चुनावी प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहे हैं। फर्जी पहचान पत्र और भ्रष्ट सिस्टम का फायदा उठाकर घुसपैठिए देश के मतदाता बन बैठे हैं। लेकिन अब सरकार ने इन घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ने का संकल्प उठा लिया है। घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए देश के 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ऑपरेशन टॉर्च चलाकर एक एक झुग्गी बस्ती में छिपे घुसपैठियों की पहचान करने में जुटी है। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो इताई उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी, वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा। नाम कहां से? पश्चिमी, यानी उसमें दिनेजाकपुर, नौगांव, असम, और मतदाता बने हैं संभल में। क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार 3D मॉडल यानी डिलीट, डिटेंशन और डिपोर्टेशन पर काम कर रही है। डिलीट का मतलब है एसआईआर के जरिए घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से डिलीट हो। डिटेंशन का मतलब है जिन घुसपैठियों की पहचान होगी उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा।
इसके बाद उन घुसपैठियों को उनके देश वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर घुसपैठियों की पहचान कर वोटर लिस्ट में आपत्ति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। ये अवसर है इस सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए फर्जी नामों के लिए। जो छूट गए हैं एसआईआर के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर पूरा होने में कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन योगी ने दावा किया है कि एसआईआर के जरिए उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में 4 करोड़ मतदाता घट गए हैं। योगी ने इन 4 करोड़ मतदाताओं में से 80 से 85% वोटर्स को बीजेपी का बताया और कार्यकर्ताओं से बूथ लेवल पर इन मतदाताओं का नाम लिस्ट में जुड़वाने की अपील की। योगी के इस बयान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इसे पीडीए प्रहरियों की जीत बताया। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। बीजेपी कार्यकर्ताओं से योगी की अपील पर पदाधिकारी अलर्ट हो गए हैं। लखनऊ में अभी से बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने छूटे हुए मतदाताओं का नाम लिस्ट में जुड़वाने और घुसपैठियों के नाम पर आपत्ति जताने का संकल्प लिया है कि मात्र अभी जो है 12 दिन का समय है, वहाँ पूरी सब लोग कार्यकर्ता पूरी दृढ़ता से काम करेंगे और जो 4 करोड़ के लगभग मतदाता अभी छूटे हैं, प्रयास होगा कि 100% उसमें सफलता मिले। वो हम सब लोग मिलकर काम करेंगे कि जो छूट रहे हैं उन पे कोई मतदाता ना हो, इसका हम जांच कर रहे हैं। हमारे सारे पार्षद लगे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष लगे हैं, मैं खुद 2 बूथों पे हूँ। भारत में घुसपैठियों को लेकर अभी कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन 2004 में यूपीए सरकार ने 1.2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए होने की बात मानी थी। 2016 में एनडीए ने 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात मानी। इस आंकड़े में रोहिंग्या शामिल नहीं थे। 2017 में एनडीए सरकार ने 40 रोहिंग्या घुसपैठिए भी होने का दावा किया। भारत में सबसे ज्यादा घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में है, जहां इनकी आबादी करीब 57 लाख है। वहीं दूसरे नंबर पर असम का नाम है, जहां 50 लाख घुसपैठिए छिपे हैं। उत्तर प्रदेश में भी करीब 10 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए होने का अनुमान है, जिनकी पहचान के लिए उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। 4 करोड़ वोट काटे गए हैं, 15 दिन आप बढ़े हैं। आप कहने के बूथ पे जाओ वोट बनवाओ, तो आप समझिए इस पूरी प्रक्रिया में एट द लास्ट वोटर का नुकसान हो रहा है। चाहे वो इधर का कटे इधर कटे, किसी का भी वोट नहीं कटना चाहिए। इस बात को हम पहले दिन से उठा रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रक्रिया सवाल खड़ा किया जा रहा है। अगर इतना ही समय देना था इलेक्शन के, तो जल्दबाजी क्यों की, इतने बेल लोग जान क्यों ली, और अब डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं। ये सब ये वोट की चोरी देश के सामने हो रही है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर और ऑपरेशन टॉर्च दोनों ही घुसपैठियों के लिए काल बन गई है। एसआईआर से जो घुसपैठिए बचने में सफल होंगे, उन्हें ऑपरेशन टॉर्च के तहत दबोचकर योगी 3D मॉडल से इलाज किया जाएगा। ऐसे में देखना यह है कि एसआईआर और ऑपरेशन टॉर्च के तहत उत्तर प्रदेश में कितने घुसपैठिए पकड़ में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मोहाली कबड्डी प्लेयर की हत्या केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। बम्बीहा गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। बम्बीहा गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया है। बम्बीहा गैंग का ये कहना है, इसने मूसेवाला के कातिलों को रहने के लिए जगह दिलाई। कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें एक कबड्डी प्लेयर की मौत हुई है। और इन बड़ी खबरों के साथ ही हमने आपको तमाम खबरें पहुंचाई कि किस तरह से नेतन्याहू लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और नाराजगी उनकी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को लेकर तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं संदेश एक पाकिस्तान के लिए भी है। भारत में कैसे एनआईए ने बड़े कदम उठाए, उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की जा रही है घुसपैठियों को बाहर करने के लिए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी रिपब्लिक भारत पर खबरें जारी हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।